हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द लीगल नॉलेज। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं और ऐसे ही नए नए वीडियोस आपके लिए बनाऊं जो कि आपको अच्छे लगे और आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सेक्शन 12 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 देखते हैं क्या कहता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 12 का सब क्लॉज ए जो कहता है, क्या कहता है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन। ये नीचे जो दिए गए हैं सेक्शन 12 के सब क्लॉज 2, 3 एंड 4 ये एक्सेप्शन है सेक्शन 12 के। तो सेक्शन 12 का सब क्लॉज 1 जनरल रूल कहता है कि इन सबको जो नीचे दिए गए एक्सेप्शन को छोड़ के द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए पार्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जनरल रूल बताता है कि कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका पूरा ही कॉन्ट्रैक्ट का पूरे ही पार्ट का परफॉर्मेंस होगा, उसके 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 पार्ट का परफॉर्मेंस नहीं होगा, आधे पार्ट का या आधे से ज़्यादा का पार्ट का परफॉर्मेंस नहीं होगा। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना है पार्टी ने तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का ही परफॉर्मेंस कराया जाएगा। उसके पार्ट ऑफ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट का परफॉर्मेंस कोर्ट के थ्रू नहीं किया जाएगा। तो ये मैंडेटरी है, शैल का यूज़ हुआ है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है जो कि इसी सेक्शन के अंडर में दिए हैं। तो एक्सेप्शंस स्टार्ट होता है सेक्शन 12 सब क्लॉज 2 से। तो क्या कहता है, वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज अनेबल टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट ऑफ इट बट द पार्ट ऑफ विच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म bears only a small proportion to the whole in value and admits of compensation in money. The court may, at the suit of either party means दो पार्टी है ए और बी, तो दोनों में से कोई भी पार्टी सूट लेके आ सकती है। अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो कोर्ट ऑफ लॉ में तो बोल सकती है दूसरे पार्टी को, कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप दूसरे पार्टी को डायरेक्ट कीजिए कि वो अपने सूट का, अपने कॉन्ट्रैक्ट का उतना परफॉर्मेंस करे जो कि वो परफॉर्मेंस कर सकता है, और जो अनपरफॉर्मेंट पार्ट है, जो स्मॉल प्रोपोर्शन है पूरे कॉन्ट्रैक्ट का, जो परफॉर्म नहीं कर सकता है, तो आप उन्हें डायरेक्ट कीजिए कि उस पार्ट का वो मुझे कंपनसेशन दे, और जो वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट जो कि थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट है, मतलब 100% अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें से अगर वो 90% परफॉर्म कर सकते तो उसका परफॉर्म करे, और जो 10% है अनपरफॉर्म पार्ट उसका वो कंपनसेशन ग्रांट करे, कंपनसेशन दे। तो ऐसी आइदर पार्टी कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकती है और कोर्ट डायरेक्ट करेगी टू दैट पार्टी that the specific performance of so much of the contract as he can be performed and award compensation in money for the deficiency। तो उसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए, ए जो है ये सेलर है, इसके पास में, और ये जो है ये बायर है, इसके पास में हमेशा राइस स्टोर रहता है। तो इसके पास ये गोडाउन है, गोडाउन में राइस की बैग्स हमेशा अवेलेबल रहती है और ये राइस का काम करता है। तो ये जो बी पर्सन है ये बोलता है कि आप मुझे 1000 बैग्स ऑफ राइस प्रोवाइड कीजिए, जो कि प्राइस है उसके 50,000। तो बारिश का महीना रहता है, तो वो बोलता है ठीक है, मैं आपका ऑर्डर ले लेता हूँ। तो ए बी का ऑर्डर ले लेता है और 100 बैग सप्लाई करने का प्रॉमिस करता है, और उसके 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 लिए कंसिडरेशन अमाउंट रहती है 50,000। तो बी रेडी रहता है पेमेंट के लिए, उसके लिए उसने उसको एडवांस दिया रहता है।
कितना 40,000 और 10,000 जो रिमेनिंग रहता है वो बोलता है मैं आपको बाकी की बैग्स आप मुझे डिलीवर करेंगे तब मैं आपको बाकी के रिमेनिंग 10,000 दे दूँगा। तो इसमें क्या रहता है ना, बारिश का मौसम की वजह से गोडाउन में मॉइस्चर हो जाता है, उसके वजह से 950 बैग सही तरीके से सही रहती है और 50 बैग जो होती है वो डैमेज हो जाती है। तो ये बोलता है बी को कि ऐसी सिचुएशन अराइज हुई है, मैं आपको 450 बैग्स देने के लिए तैयार हूँ और 50 बैग्स का मैं आपको 50 बैग्स उसमें से नहीं दे पाऊँगा। तो बी पर्सन बोलता है कि नहीं मुझे तो 950 बैग्स ही चाहिए, ठीक है। या फिर सिचुएशन ऐसे हो मुझे तो 1000 बैग्स ही चाहिए। या फिर सिचुएशन ये हो सकती है कि ए को लगता है अब तो मुझे लॉस हो जाएगा, मेरे को तो 950 बैग्स ही है और 50 बैग्स तो डैमेज हो गई है और तो मैं अभी कैसे करूँगा। तो ये क्या करता है कि उसको बैग्स देने से वो ऑर्डर फुलफ़िल करने से मना कर देता है, बोलता है नहीं मैं आपको नहीं दे पाऊँगा। तो आइदर पार्टी कोर्ट में जाएगी। तो यहाँ पे आइदर पार्टी कौन है, आइदर पार्टी मतलब दोनों में से कोई भी जा सकते हैं। अगर ये तैयार नहीं है तो अगर ये तैयार नहीं है तो बी जाएगा और बी तैयार नहीं है तो ए जाएगा। तो जब भी आइदर पार्टी कोर्ट में जाती है, मान लीजिए यहाँ पे बी पार्टी कोर्ट में जाती है, बायर है, उसको तो ये किसी भी हाल में बैग्स चाहिए, तो लेकिन ये मना कर देता है कि नहीं मैं तो नहीं कर पाऊँगा, उतने ऑर्डर मैं फुलफ़िल नहीं कर पाऊँगा आपका कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि 1000 बैग्स तो है ही नहीं। तो बी कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल करेगा। फिर यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर करेगी ए को ऑर्डर करेगी कि देखिए आप भले ही आपका कॉन्ट्रैक्ट आप पूरा नहीं कर सकते हो, लेकिन इसका जो ऐसा ये जो पार्ट है आपका जो अनफर्म आप नहीं कर सकते हो 50 बैग्स, ये स्मॉल पोर्शन है कॉन्ट्रैक्ट का, तो आप इस पोर्शन का बी को कंपनसेशन दे दीजिए और 950 बैग्स उसको प्रोवाइड कर दीजिए, उसका परफॉर्मेंस आप कीजिए। ऐसा डायरेक्शन कोड ए को देगी। बस यही कहता है सेक्शन 12 का सब क्लॉज 2। तो यहाँ पे फिर ए एडमिट करता है कंपनसेशन देने के लिए, तो ये उसको इतनी बैग्स का कंपनसेशन दे देता है बी को और ये बैग उसको प्रोवाइड कर देता है। बस यही कहता है सेक्शन 12 का सब क्लॉज 2। वेयर पार्ट और सेक्शन 12 का सब क्लॉज 3 थोड़ा बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, where a party to contract is unable to perform whole of its part of it and the part which must be left unperformed, either यहाँ पे सिचुएशन बताई गई है कि किस सिचुएशन में पार्टी अनेबल रहेगी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने में, ठीक है। परफॉर्म द whole of his part of it and the part which must be left unperformed either forms a considerable part of the whole though admitting compensation in money। यहाँ पे कंपनसेशन एडमिट हुआ है जैसे कि हमने अभी कहा था, ठीक है। बट बी सिचुएशन क्या है, डज नॉट एडमिट कंपनसेशन इन मनी। जो अदर पार्टी है, दूसरी पार्टी है, वो क्या बोलती है मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे तो चलो जो भी है, वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज अनेबल टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट ऑफ इट एंड पार्ट विच मस्ट लेफ्ट अनपरफॉर्म either forms a considerable part of the whole though admitting compensation in money। अब यहाँ पे जो है एग्जाम्पल ये उल्टा कर देते हैं अपन। देखिए यहाँ पे है
जो इतना पार्ट है, ठीक है, ये अनपरफॉर्म पार्ट है। ये कितना है, यानी परफॉर्म कर सकता है ये, जो है स्मॉल पोर्शन। देखिए ये स्मॉल पोर्शन परफॉर्म कर सकता है, बट ये 950 बैग्स दे है, ये पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। तो इसका ये कैसे परफॉर्म करेगी, अभी उल्टा हो जाता है एग्जाम्पल। तो कोड डायरेक्ट करेगी ए को कि आप इस पोर्शन का कंपनसेशन दे दीजिए बी को, और जो इतनी बैग से अवेलेबल आप उसको प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है। ऐसा डायरेक्शन करेगी, ऐसा डायरेक्शन करती है, और बी एडमिट कर देती है, ठीक है, मेरे को कंपनसेशन में लेने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे भरपाई कर दीजिए और ये कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कीजिए। भले ही इसका पूरा पार्ट जो है वो अनपरफॉर्म है, कोई बात नहीं, लेकिन बी तो पैसे दे चुका था ना ए को, तो उसका तो नुकसान हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में कोर्ट बी के फेवर में ऑर्डर करेगी और ए को डायरेक्ट करेगी कि चलो आप 50 बैग्स उसको सप्लाई कर दीजिए, और जो 950 बैग्स है उसका परफॉर्मेंस आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, उसका आप उसको कंपनसेशन दे दीजिए। तो ऐसा है। अभी सिचुएशन बी में क्या होता है कि जो ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है जहाँ पे कंपनसेशन ए तो बोलता है, ए पार्टी बोलती है कि आप कंपनसेशन ले लीजिए, लेकिन बी पार्टी उसको कंपनसेशन को एडमिट नहीं कर सकती है, उसके लिए कंपनसेशन एडवोकेट नहीं है, उस भरपाई उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस पैसे में हो, वो उससे उसका जो डैमेज हो रहा है वो पैसे देने से पूरा नहीं होगा, उसका जो नुकसान है। तो उस सिचुएशन में वो कंपनसेशन एडमिट नहीं करता है कि मुझे नहीं चाहिए कंपनसेशन से, मेरा तो नुकसान ही हो जाएगा, आप भले ही मुझे पैसा दे दो, लेकिन मुझे तो वही चीज़ चाहिए जो मुझे चाहिए, जिसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वही चीज़ मुझे चाहिए। ऐसे अगर सिचुएशन अराइज हो जाती है अदर पार्टी के थ्रू, तो फिर क्या हो जाएगा। और इस सिचुएशन में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना चाहती है तो कोर्ट कैसे कराएगी, तो ये बताया, सिचुएशन बताते हैं। देखिए ए के पास में एक हाउस है, ठीक है, लेकिन उसमें रहता है टेनेंट के पोजीशन में है। तो ऐसी सिचुएशन रहती है और ए को ऐसा बिलीव रहता है कि वो पी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता है इसको सेल करने का 50 लाख में, ठीक है, 50 लाख में बोलता है कि ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी को ये घर सेल करने के लिए। तारीख हो जाती है, सेल एग्रीमेंट हो जाता है, और इसकी जो सेल डीड का एग्जीक्यूशन का डेट रहता है, सेल डीड के रजिस्ट्री का डेट होता है, ये होता है एक 2023 को एग्रीमेंट होता है, और एक 6 महीने बाद उसका एग्जीक्यूशन का डेट रहता है, सेल डीड रजिस्टर करने का। लेकिन इस टाइम तक ये क्या बोलता है, मैं तो ये प्रॉपर्टी मेरी ओनरशिप है इस प्रॉपर्टी पे, लेकिन इस प्रॉपर्टी पे टेनेंट रहता है, टेनेंट है अभी इसमें, लेकिन उस पे मैं ये तारीख को टेनेंट को बोल दूँगा कि तुम ये प्रॉपर्टी वैकेट कर दो, तो मैं ये वैकेंट प्रॉपर्टी का पोजीशन सेल आपको करूँगा। लेकिन इस डेट तक, ये वाली डेट तक ये फेल हो जाता है टेनेंट को उस प्रॉपर्टी से निकालने के लिए, मतलब वो वैकेट नहीं करता है, टेनेंट अपना पोजीशन नहीं छोड़ता है, वैकेट नहीं होता है। तो
ए तो परफॉर्म नहीं कर सकता ये पार्ट, ठीक है। तो ए ने जो कहा था वो पूरा नहीं कर पाता है, उसको निकाल नहीं पाता है टेनेंट को, और ये प्रॉपर्टी खाली नहीं कर पाता है और उसको नहीं सेल कर सकता। इस सिचुएशन में बी क्या करता है, कोर्ट में जाता है, सूट फाइल करता है। ये तो मना कर देता है, नहीं मैं नहीं बेच सकता, वही टेनेंट ने अभी तक पोजीशन छोड़ा नहीं है, वो तैयार नहीं है खाली करने के लिए, तो अभी वो मना कर देता है प्रॉपर्टी सेल करने के लिए 50 लाख में। बोलते हैं तुम एक काम करो, तुम अपनी 50 लाख ले लो, और मैं ये नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया ऐसे बोलता है। लेकिन बी को ये प्रॉपर्टी किसी भी हाल में चाहिए रहती है, ठीक है। तो बी कोर्ट में जाता है और कोर्ट को कहता है कि आप ए को कहिए कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस करिए, ठीक है। तो बी बोलता है मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए, कंपनसेशन नहीं चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बस वही कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, और जो बात हुई थी हाउस को सेल करने की वो ए को डायरेक्शन दीजिए कि वो ये हाउस मुझे सेल करे। तो इन सिचुएशन में क्या हुआ, कोर्ट ग्रांट तो करेगी, कोर्ट ए को डायरेक्ट करेगी कि आप इसको बी को सेल कर दीजिए हाउस को, भले ही इसमें टेनेंट अभी भी रह रहा है। तो बी एग्री है उस चीज़ के लिए कि कोई बात नहीं, वो टेनेंट ने खाली नहीं किया है पोजीशन, कोई बात नहीं, वो हाउस मुझे सेल कर दीजिए, मैं देख लूँगा कि वो टेनेंट को कैसे खाली करवाना है या आगे क्या करना है, वो पूरी जिम्मेदारी लेता है बी। तो फिर इस सिचुएशन में कोर्ट में जाने के बाद में ए को डायरेक्शन देती है कोर्ट कि आप बी के अकॉर्डिंग, बी जैसा करता है वैसे इस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कीजिए, ठीक है। तो ए उसको फिर सेल डीड की रजिस्ट्री करवा देता है, और ये जो हाउस है उसको सेल कर देता है इस प्राइस पे। इसमें कोई भी अमाउंट का डिडक्शन नहीं होता है इस सिचुएशन में, पूरे 50 लाख में ही ये उसको हाउस सेल कर देता है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, इसमें इसने कंपेंसेशन एडमिट नहीं किया, ये बोला नहीं, जिस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वही कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस मुझे चाहिए, तो इसमें इसने कंपेंसेशन एडमिट नहीं किया है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या है, is not entitled to obtain the suit of the other party direct the party in default to perform specifically so much of a person as he perform if the other party in case following। तो ये अपना क्लॉज बी के सिचुएशन में अराइज होती है ये सिचुएशन। तो ये क्या करती है, कोर्ट डायरेक्शन देती है ना ए को कि आप सेल कर दीजिए बी को ये प्रॉपर्टी, और बी कोई भी कंपनसेशन एडमिट नहीं करता है, कंपनसेशन नहीं लेता है। तो इसमें क्या होता है कि जो बी है अपने तो रिलिंक्विश करता है ऑल क्लेम टू द परफॉर्मेंस ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो उसने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था ना कि मैं ये हाउस बेचूंगा, और टेनेंट के पोजीशन में जो ये है ये हाउस, इसको मैं वैकेंट करके दूंगा। तो ये वादा रहता है ना इसको बोलता है, लेकिन ये कर नहीं पाता तो इसलिए मना कर देता है। लेकिन बी क्या कर बोलता है, चलो जान दो, ये इस पार्ट का तो परफॉर्मेंस ना करो ना तो भी चलेगा, मेरे को वैसे ही सेल करते। तो ये क्या कर रहा है बी, यहाँ पे अपने ये जो राइट है इसका, ये क्लेम को रिलिंक्विश कर रहा है, ठीक है। एंड ऑल राइट टू कंपनसेशन, और अपने जो कंपनसेशन का राइट है ये भी उसको रिलिंक्विश कर रहा है थ्रू द डिफ़ॉल्ट ऑफ द डिफेंडेंट। तो यहाँ पे डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट की कमिट किया वो खाली करा देगा और नहीं करा देगा, करा था नहीं है उस डेट पे, तो ये बी उसको
रिलिंक्विश कर देता है, बोलता है मेरे को कंपनसेशन भी नहीं चाहिए, तुम इस पार्ट का परफॉर्म भी मत करो, तुमने टेनेंट की पोजीशन से फ्री करके नहीं दी प्रॉपर्टी, कोई बात नहीं। तो दोनों राइट अपने रिलिंक्विश कर देता है और बोलता है कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो घर का आप सेल डीड रजिस्ट्री करा लो, घर मेरे नाम पे करा दो इतने पैसे में। तो इस जो सिचुएशन अराइज होती है, तो इस सिचुएशन में कोर्ट क्या ग्रांट करेगी और पार्टी क्या डिमांड करेगी और पार्टी को क्या रिलिंक्विश करना पड़ेगा अदर पार्टी को जब ऐसा सूट वो लेके आती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये बस इसमें कहा है। तो मैंने आपको समझा के देने की कोशिश की है। आई होप ये एग्जांपल यहाँ पे किसी ने भी यूट्यूब पे आपको समझा के नहीं दिया होगा। तो आई होप करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं सेक्शन 12 का सब क्लॉज 4। सेक्शन 12 का सब क्लॉज 4 कहता है कि where a part of a contract which taken by itself can and ought to be specifically performed stand on a separate and independent footing from another part of the same contract which cannot or ought not to be specifically performed, the court may direct specific performance of the former part. तो सेक्शन 12 सब क्लॉज 4 में कोई कंपनसेशन की बात नहीं की गई है। वहाँ पे सिर्फ ये कहा गया है कि आप दो थिंग्स है, दो पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसमें बोला गया है कि दो चीज़ें हैं जिसको सेल करनी, जैसे मान लो एक 100 बैग्स ऑफ वीट है और 100 बैग्स राइस है, उसको सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, सेल एंड बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट होता है ए एंड बी के बीच में। तो जब 100 बैग्स और 100 बैग्स ऑफ वीट एंड 100 बैग्स ऑफ राइस ऑन दी पर्टिकुलर डेट डिलीवर करना रहता है बी को, तो क्या सिचुएशन होती है कि ए जो है 100 बैग्स ऑफ वीट परफॉर्म नहीं सेल नहीं कर पाता है ऑन दैट पर्टिकुलर डेट ड्यू टू सम रीज़न। तो क्या कहती है कोर्ट कि फिर वो बी को बोल देती है ए पार्टी कि मैं तो आपको 100 बैग्स ऑफ वीट नहीं सप्लाई कर पाऊँगा, खाली 100 बैग्स ऑफ राइस सप्लाई कर पाऊँगा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, वो मना कर देता है कि नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट का पूरा नहीं कर सकता। मैंने जैसे कहा आपको कि मैं दोनों चीज़ें आपको सप्लाई करूँगा लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास वो अब कुछ सिचुएशन अराइज हुई है कि मैं उस दोनों जो ऑर्डर थे आपके पूरे नहीं कर पाऊँगा, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता हूँ, मैं नहीं करूँगा इसका परफॉर्मेंस। तो जब अदर पार्टी कोर्ट में जाती है बोलती है कि ये इसने मना कर दिया अपने कॉन्ट्रैक्ट को, वो पूरा नहीं कर रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ था उस कॉन्ट्रैक्ट को ये पूरा नहीं कर रहे हैं, तो जब बी कोर्ट में जाता है तो कोर्ट ऑर्डर करेगी ए पर्सन को कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है दो अलग अलग चीज़ों को सप्लाई करने का हुआ था, भले ही आप 100 बैग्स ऑफ वीट सप्लाई नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, आप उसको 100 बैग्स ऑफ राइस सप्लाई कर दीजिए, अपने कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कीजिए। तो यहाँ पे कोई भी कंपनसेशन की बात नहीं की गई है। कोर्ट डायरेक्ट करेगी ए को कि आप अपने उस पार्ट का परफॉर्मेंस कीजिए जो आप कर सकते हो, तो फॉर्मर पार्ट का परफॉर्मेंस कीजिए। वो जो चीज़ आपके पास जो ऑर्डर उन्होंने किया था उन दोनों ऑर्डर में से अगर एक ऑर्डर रेडी है तो आप उस ऑर्डर का उसको सप्लाई कीजिए, भले ही आप दूसरा पार्ट उसको नहीं प्रोवाइड कर सकते तो कोई बात नहीं। तो ऐसा उन्होंने कहा।
क्योंकि जो है 100 बैग्स रहती है वीट की और 100 बैग्स रहती है राइस की। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो कैसी है, इंडिपेंडेंट फूटिंग पे है और सेपरेट है। जो एक मिक्स से मिक्सअप नहीं हो रही है या वो कर सकते हैं, उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो भी जब भी वे इन अ पार्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट विच टेकन बाय इटसेल्फ कैन एंड ought टू बी स्पेसिफिकली परफॉर्म स्टैंड ऑन सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फूटिंग फ्रॉम अनदर पार्ट। तो ये दोनों जो गुड्स थे एक मिक्स से अलग थे, ठीक है, और सेम कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट थे। दोनों चीज़ें एक ही कॉन्ट्रैक्ट में सेल करने की बात हुई थी, which cannot or ought not to be specifically performed, the court may direct specific performance of the former part। ठीक है, तो आप जो दो गुड्स थे वो सेल करने का प्रॉमिस हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और जो दोनों जो गुड्स है वो एक मिक्स से बिल्कुल डिफरेंट है और इंडिपेंडेंट फूटिंग पे है और सेपरेट है एक मिक्स से। तो इस सिचुएशन में कोर्ट डायरेक्ट करेगी कि आप उस पार्ट का फॉर्मर पार्ट का परफॉर्मेंस कीजिए अदर पार्टी को। तो वैसे यही कहता है सेक्शन 12 के सब एक्सेप्शंस, जो की है सेक्शन 12 सब क्लॉज 2 एंड सेक्शन 12 सब क्लॉज 3 के दोनों सिचुएशन ए बी एंड सेक्शन 12 के सब क्लॉज 4। तो बताते हैं किन सिचुएशन में कोर्ट बताएगी कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट परफॉर्मेंस कीजिए, कंपेल करेगी अदर पार्टी को। तो सेक्शन 12 सब क्लॉज 3 में ए और बी सिचुएशन बताई है जहाँ पे पार्टीज़ को कंपनसेशन देना पड़ता है उस पार्ट के लिए जिस पार्ट के लिए वो परफॉर्म नहीं कर पाते। हर बी सिचुएशन में तो प्लेंटिफ ही अपने कंपनसेशन का राइट रिलिंक्विश कर लेता है, ठीक है, और बोलता है नहीं, जिस हमारे बीच में जिस चीज़ को लेकर जिस प्रॉपर्टी को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बस वही कॉन्ट्रैक्ट को आप फुलफिल कीजिए, मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए, ऐसा भी सिचुएशन में होता है। तो कोर्ट उस तरीके के ऑर्डर पास करती है अदर पार्टी को कि आप परफॉर्म कीजिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी डीम्ड टू बी अनेबल टू परफॉर्म द होल ऑफ इस पार्ट ऑफ इट इफ अ पोर्शन ऑफ इट्स सब्जेक्ट मैटर एक्जिस्टिंग एट द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ कीज टू एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ इट्स परफॉर्मेंस। तो क्यों आता है पार्ट परफॉर्मेंस करने की बारी, क्यों आती है और क्यों कोर्ट कहती है सामने वाले पार्टी को, क्योंकि ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट में से ऐसा कुछ पार्ट होता है कि जो ख़त्म ही हो गया है, जो चीज़ ख़त्म ही हो गई है उसका परफॉर्मेंस कैसे करेगी पार्टी, ठीक है। तो इन सिचुएशन में क्या हो जाएगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस करना चाहती है पार्टी लेकिन वो जिस चीज़ का परफॉर्म करना चाहती है उसमें से कुछ भाग अगर खराबी हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हैज़ कीज टू एग्जिस्ट कुछ पार्ट, तो फिर इन सिचुएशन में बताया गया है कि इन सिचुएशन में जिस पार्टी को नुकसान होता है तो वो पार्टी अपने कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कैसे करवाएगी, ये सब सारी चीज़ें सेक्शन 12 में बताई गई है। बाकी अगर देखा जाए तो सेक्शन 12 बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में बताया गया है बेयर एक्ट में, जो कि मैंने आपको इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है। तो आपको अगर वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है मेरा एक्सप्लेनेशन, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।